शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष ज्ञान की इस श्रृंखला में हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के क्रम में हम लोग राशियों को, नक्षत्रों को और भावों को क्रमशः पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हम 58 पाठ पूर्ण कर चुके हैं, जहां हमने नक्षत्रों को पढ़ा, राशियों को पढ़ा और भावों को पढ़ा। वर्तमान में यानी कि आज हम जो पाठ ले रहे हैं वह ले रहे हैं राशि का। जैसा कि इस राशि के तीनों नक्षत्रों को हम पूर्ण कर चुके हैं, तो अब हम राशि को ले रहे हैं। आज हमारी पाठ संख्या है 59 यानी कि 59 और राशि और लग्न की श्रृंखला में आज हम तुला राशि को पढ़ने जा रहे हैं। तुला राशि, इसके जो 3 नक्षत्र हैं वह चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के प्रथम 3 चरण, इन तीनों नक्षत्रों के इन सभी चरणों का समावेश तुला में होता है। यहां तुला राशि जो है, अगर ब्रह्मांड में देखा जाए तो 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक विस्तारित होती है। और इसके राशि के स्वामी की बात करें तो तुला राशि का स्वामी है शुक्र। प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक है तराजू और इसका प्रतीक एक पुरुष अपने हाथ में तराजू लेकर खड़ा है, इस प्रकार से देखा जाता है। कुल मिलाकर इसका प्रतीक तराजू है, जिसे हम तुला भी कहते हैं। और आकाश में जो परिस्थिति दिखाई देती है वहां भी यह तुला के समान यानी कि तराजू के समान ही दिखाई देती है। यानी कि यह तीनों नक्षत्र मिलकर जो आकृति बनाते हैं वह एक तराजू की होती है, इसलिए इसका प्रतीक चिन्ह तराजू है। जैसा कि हम इस राशि के अंतर्गत नक्षत्रों को पढ़ चुके हैं, हमने चित्रा को पढ़ा जिसका स्वामी मंगल है, तो यहां तुला राशि में मंगल की ऊर्जा दिखाई देगी। हमने स्वाति को पढ़ा जिसका स्वामी राहु है, तो यहां इस राशि में राहु की ऊर्जा दिखाई देगी। और हमने विशाखा को पढ़ा जिसका स्वामी गुरु है, तो यहां गुरु की ऊर्जा भी परिलक्षित होगी। यानी कि किसी भी राशि में 4 ग्रहों की ऊर्जाएं तो परिलक्षित होती ही होती हैं। और इन्हीं नक्षत्रों के अंतर्गत जब किसी जातक का जन्म होता है तो उसे हम यह कहते हैं कि यह फला फला राशि के अंदर जन्मा हुआ जातक है। इसी प्रकार जो हमारे आज के 3 नक्षत्र हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा, इन तीनों का समावेश तुला राशि में होता है। तो हम तुला राशि के बारे में यहां बात करेंगे। हम राशि की बात करें या लग्न की बात करें, बात एक ही है। हम तुला राशि या लग्न के जातकों की यहां बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व के सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और अनुरोध यह है कि वीडियोस को क्रम से देखें ताकि ज्ञान का क्रम बना रहे। और साथ ही साथ अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। और यदि विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, इनमें से किसी भी माध्यम से अपने प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। हाँ, अगर आप कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे तो हम एक शुल्क की बात करेंगे जो कि निर्धारित है, अन्यथा किसी प्रकार के शुल्क की बात नहीं होगी। तो सबसे पहले हम राशि को समझते हैं कि राशि क्या है। तुला राशि का जो वर्ण है वह है शूद्र वर्ण। शूद्र का यहां अगर हम तात्पर्य निकालें तो यहां सर्विस क्लास से मतलब है, जो कि सेवा देने वाले हैं, सर्विस क्लास है। तो इस राशि से संबंधित जातक अधिकतर सेवाओं में दिखाई देंगे, सर्विस क्लास में दिखाई देंगे। हाँ, व्यापार में भी यह जातक बहुत अच्छा रुझान रखते हैं और व्यापार में बहुत अच्छे भी कार्य करते हैं, लेकिन अधिकतर आपको
नौकरी पेशा जिसको हम कहते हैं वह जातक अधिक दिखाई देंगे। जब हम इसके लिंग की बात करते हैं, चूंकि विषम राशि है और हम पूर्व में पढ़ते आ रहे हैं कि विषम राशि पुरुष राशि होती है, तो इसे क्रूर राशियों की संज्ञा में भी लिया जाता है, तो यह लिंग पुरुष कहलाएगा। और जब हम इसकी दिशा की बात करेंगे तो यह राशि पश्चिम दिशा से जुड़ी हुई राशि है। जब गुण की बात करते हैं तो रजोगुण, राजसिक गुण, तो जातकों में भी राजसिक गुण पाए जाते हैं और जातक अक्सर आपको वैभव विलासी दिखाई देंगे। शुक्र की ऊर्जा भी यहां दिखाई देगी और शुक्र की वजह से ही इसका गुण राजसिक रखा गया है। जैसे हमने दिशा की बात की तो पश्चिम दिशा वायु से जुड़ी हुई है और इस राशि का जो तत्व है वह भी वायु ही है। हम यहां वायु की भी बात करेंगे। वायु जिससे कि प्रसार होता है किसी भी चीज का, अग्नि का प्रसार भी वायु से होता है, ज्ञान का प्रसार भी वायु से होता है, तो वायु से मतलब यहां से प्रसार का है। तो हम जातकों में वह ज्ञान के प्रसार की भावना भी देखेंगे। जब हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो इसकी प्रकृति है त्रिदोष, यानी कि वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों का समावेश यहां इस राशि के अंतर्गत आपको देखने को प्राप्त होगा। हम किसी भी व्यक्ति की जब बात करते हैं तो उसके स्वभाव की बात पहले होती है, तो यहां राशि के स्वभाव की बात होगी तो राशि का स्वभाव चर है। चर से हम यहां परिवर्तन की बात समझ सकते हैं, लगातार चलने की बात समझ सकते हैं, यात्राओं की बात समझ सकते हैं, और जहां परिवर्तन की बात की तो परिवर्तनशील होने का गुण भी समझ सकते हैं। गण देखा जाए तो चूंकि मनुष्य गण है, पद द्विपद है। इसका पद द्विपद लेने का कारण यह है कि इसके प्रतीक में जो पुरुष दिखाई देता है, जो तुला हाथ में लिए हुए है, वह इसका कारण है जिसकी वजह से इसे द्विपद माना गया है। और जब हम बल की बात करते हैं तो यह एक दिवावली यानी कि दिन के समान बली राशि है, और जब उदय की बात करते हैं तो यह शीर्षोदयी राशि है। फिर हम मुख की बात करते हैं तो ऊर्ध्वमुखी यानी कि ऊपर उठने वाली यह राशि है। इस राशि में सूर्य जो है वह 10 डिग्री पर अपने परम नीचांश पर होते हैं और शनि यहां 20 डिग्री पर अपने उच्च अंश पर होते हैं, यानी कि परम उच्चांश जिसको बोला जाता है वह शनि होती है। तो यहां शनि उच्च के होते हैं और सूर्य नीच के होते हैं। जब हम शारीरिक स्थिति की बात करें तो चूंकि अगर हम यहां देखें तो कालपुरुष की कुंडली में इसे 7वां स्थान प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि से लग्न प्रारंभ होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां तुला राशि आती है, तो यहां 7वां स्थान प्राप्त है। और 7वां स्थान शारीरिक अवयवों की दृष्टि से कटी प्रदेश का स्थान है। कटी प्रदेश यानी कि हम जननांगों की बात कर सकते हैं, जिन्हें हम सेक्सुअल ऑर्गन भी कहते हैं, और उसी क्षेत्र की हम यहां बात कर सकते हैं। तो इन जातकों में भी उस क्षेत्र से संबंधित जो ऊर्जाएं हैं वो अधिक देखने को प्राप्त होगी। अब हम जब इसका वर्णनात्मक अध्ययन करते हैं तो वर्णनात्मक अध्ययन में हम सबसे पहले इसके प्रतीक की बात करते हैं। तो इसका प्रतीक है तुला, जो कि एक पुरुष के हाथ में है। तुला से यहां हम जीवन के संतुलित की बात करते हैं, तो यहां जातक अपने जीवन में संतुलन बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं और अधिकतर जातकों के जीवन में संतुलन बनता भी है। इन जातकों के जीवन में तुलनात्मक स्थितियां अधिक होती हैं। अगर संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन में अनेक समस्याएं इनके आ सकती हैं, और समस्याएं भी किस प्रकार की आती हैं, क्योंकि शुक्र की ऊर्जा यहां ज्यादा है, क्योंकि राशि का स्वामी ही शुक्र है, तो शुक्र की ऊर्जा यहां है, जो जातकों को एक और तो वैभव विलासिता देती है, वहीं दूसरी तरफ विपरीत लिंग यानी कि अपोजिट सेक्स की ओर अत्यधिक झुकाव भी देती है। इस राशि या लग्न के जातक विपरीत लिंगियों से, या जिसे हम अपोजिट सेक्स भी कहते हैं, बहुत जल्द प्रभावित होकर उनसे संबंध स्थापित कर लेते हैं या उनके संबंधों की ओर अग्रसर हो जाते हैं, भले ही विवाहित ही क्यों ना हो। यहां शुक्र की ऊर्जा, यहां हम बात करेंगे कि यदि नकारात्मक पहलू आएगा तब,
सकारात्मक पहलू में तो वैभव, विलासिता, भोग विलास, भौतिक सुख, इन सब की बात हम करते ही हैं। तो कहीं कहीं नकारात्मक पहलू भी आते हैं, तो हम उसे भी नकार नहीं सकते। तो यहां हम जब राशि की बात करते हैं तभी हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने बात की कि अगर विवाहित भी हो तब भी यह दूसरे पुरुष या स्त्रियों की ओर झुक जाते हैं और उनसे संपर्क स्थापित कर लेते हैं, उनसे संबंध बना लेते हैं। तो ऐसे में यदि संतुलन अच्छा हो, यानी ये सामंजस्यता को अगर बनाकर रखें और संतुलन बनाकर रखें, तो ऐसी स्थिति में इनका जीवन जैसे तैसे निकल जाता है। लेकिन यदि संतुलन बिगड़ जाए तो इनके वैवाहिक जीवन के टूटने के आसार सामने आ जाते हैं और कई परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन टूट भी जाता है। जब हम इसके स्वभाव की बात करते हैं, चूंकि चर स्वभाव है, तो चूंकि परिवर्तनशीलता की बात होती है यहाँ, तो परिवर्तनशीलता की बात जब हम करते हैं तो इन जातकों में भी परिवर्तनशीलता के गुण दिखाई देते हैं। यानी ये जातक परिवर्तन बहुत जल्दी कर लेते हैं, अपने व्यवहारों में भी, अपने विचारों में भी, अपने कार्यों में भी। परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना इनकी एक बहुत ही अनुकूल विशेषता होती है। यह स्वयं को परिवर्तित कर लेती है। चूंकि स्वभाव ही चर है, चर स्वभाव का मतलब ही होता है चल पड़ना, यानी परिवर्तन कर लेना। जब स्थान परिवर्तन की बात करते हैं तब भी हम स्वभाव चर की बात करते हैं। शुक्र की ऊर्जा यहां इन्हें वैभव देती है, विलासिता देती है, कल्पनाएं देती है और कामनाएं देती है। इन सब में शुक्र वृद्धि करता है। यह जातक विशिष्टता की ओर अग्रसर होते हैं और हमेशा यह अपने आप को विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में लाकर रखना चाहते हैं और अधिकतर जातकों की यह इच्छा अवश्य पूरी होती है कि वह अति विशिष्ट लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। शुक्र की ऊर्जा है तो हम कला की बात भी करते हैं, हम ज्ञान की बात भी करते हैं। तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो यहां हम इसके तत्व की बात करेंगे। इसका तत्व है वायु। तो इनका ज्ञान हवाओं की तरह प्रसार होता है। जैसा कि हमने नक्षत्र की ऊर्जा में पढ़ा था, हवाओं की तरह बिखरने वाला, तो हवाओं की तरह ज्ञान बिखरता है। तो वह ज्ञान तुला राशि या तुला लग्न के जातकों में देखा जा सकता है, जो हवाओं की तरह बिखरता हो। चूंकि यह ऊर्ध्वमुखी राशि है तो हमेशा इन्हें हम तरक्की की ओर अग्रसर देखते हैं, ऊपर उठने वाला देखते हैं। यह किसी गरीब घर में भी जन्म लेकर अपने जीवन की उच्च सफलताओं को प्राप्त करने वाले जातक होते हैं। अगर इनके व्यवहार की बात करें तो बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है लोगों से, व्यवहार कुशल होते हैं, आकर्षक होते हैं और इनका आकर्षण ऐसा होता है कि अन्य लोग इनका सामीप्य पाने के लिए, इनकी निकटता पाने के लिए ललायित रहते हैं। और इनके साथ ऐसा होता है कि यदि इनका जीवन साथी उदासीन हो, यानी कि इनकी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा भिन्न हो जाए, तो यह उस जीवन साथी के साथ भी रहना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो यह इन जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन को भी असंतुलित कर देता है। तो यहां हम अगर लिंग की बात करते हैं तो चूंकि पुरुष लिंग इस राशि को आवंटित है, तो हम क्रूरता की बात भी करते हैं। तो इन जातकों में भी क्रूरता के कुछ लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। यानी कि यह अगर कठोर हो जाए तो यह किसी की भी नहीं सुनेंगे, यह सिर्फ स्वयं के अपने दिल की बात सुनते हैं। बात इनके दिल में उदारता की है। अगर उदारता आ जाए तो यह किसी भी प्रकार का कार्य किसी के लिए भी कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं, यह तुला लग्न की पत्रिका का हमने एक खाका खींचा है, जहां हमने लग्न में तुला राशि को बिठाया है। जब हम लग्न में तुला राशि को बिठा देते हैं तो अन्य घरों में जो राशियां बैठती हैं वह द्वितीय में वृश्चिक राशि होती है, तृतीय में धनु, चतुर्थ में मंगल, पंचम में कुंभ, छठे घर में मीन, सप्तम घर में मेष, अष्टम घर में वृष, नवम घर में मिथुन, दशम घर में कर्क
11वें घर में सिंह और 12वें घर में कन्या। तो इस प्रकार यह राशियों का आवंटन होता है। तो हम अगर इस पत्रिका के हिसाब से समझें तो यहां द्वितीय घर जो धन का होता है उसके स्वामी इस लग्न वालों के लिए मंगल होती है। अब मंगल द्वितीय घर के स्वामी भी हैं और सप्तम के स्वामी भी हैं, तो मार्केश भी होती है। लेकिन तुला राशि में प्रबल मार्केश नहीं हो पाते हैं, यानी तुला लग्न में प्रबल मार्केश मंगल नहीं हो पाते हैं। उसके कारण हम जब आगे पाठों को बढ़ाएंगे तब हम इन चर्चाओं को आगे करेंगे। हाल फिलहाल हम लग्न और राशि की बात कर रहे हैं, तो वहां हम समझ लेते हैं कि चूंकि मंगल इनके धन भाव का स्वामी है और मंगल मार्केश भी है और लग्न के स्वामी यानी शुक्र का मित्र भी नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में तुला लग्न के जातकों को धन संचय करने में अक्सर कठिनाई का सामना करना होता है। याद रखिए कि यह हम सिर्फ घरों के हिसाब से आपको बता रहे हैं। जब इनसे संबंधित ग्रह कुंडली में स्थापित हो जाएंगे तब आपको सारी चीजें स्पष्टतया समझ में आ जाएंगी। हो सकता है कि तुला लग्न के जातक धन संचय करने की स्थिति में हो, मंगल की स्थिति कहां है वह देखना पड़ेगा। इसलिए यहां सिर्फ आप भावों से उन कार्यों को समझिए जो इन लग्न के इस राशि के जातकों को मिलने वाले हैं। तो धन संचय की बात हुई। अब हम तृतीय भाव की बात करें। यहां धनु राशि है, गुरु की राशि है, और शास्त्रों में गुरु को यहां पर अकारक नहीं माना गया है, यहां उसको योगकारी माना गया, जबकि वह तृतीय और षष्ठम भाव का स्वामी। वह भी चर्चा हम कभी आगे करेंगे। लेकिन यहां हम इस बात को मानते हैं कि चूंकि गुरु है तो पराक्रम भाव का स्वामी गुरु है, तो पराक्रमी होंगे। अपने छोटे भाई बहनों को दार्शनिकता के अंदाज में समझाने वाले और उन्हें जीवन की राह दिखाने वाले इस लग्न राशि के जातक होते हैं। अगर चतुर्थ भाव की बात करें तो यहां चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बनता है, और शनि यहां पूर्ण योगकारी है, लेकिन उसके बावजूद शनि एक क्रूर ग्रह है, तो यहां माता के घर का स्वामी शनि है। यहां यह भी समझना होगा कि शिक्षा में इन जातकों को विलंबित होना पड़ता है। इन जातकों की शिक्षा अक्सर विलंबित हो जाती है। पंचम भाव की बात करें तो संतान की बात होगी, तो यहां संतान के विलंब से होने की बात भी हो सकती है, और संतान से या संतान के जो शिक्षा है उसकी जो तरक्की है उसके भी विलंब से होने की बात हो सकती है। क्योंकि शनि है, यह बहुत ही धीरे चलने वाला ग्रह है और इसका गोचर 2.5 साल का होता है। इसलिए यहां हम किसी भी कार्य को विलंब से होने की बात कर सकते हैं। तो चूंकि इसका संबंध चतुर्थ और पंचम भाव से है तो हम उन्हीं घरों की बात करेंगे। तो हम छठे घर की बात करेंगे, तो यहां पुनः गुरु की ऊर्जा है। तो छठे घर का स्वामी गुरु होने की वजह से यहां इन जातकों में अपने अधीनस्थों के प्रति कुछ भावनाएं देखने को मिलती हैं। यह अपने अधीनस्थों को समझाते भी हैं। हाँ, कभी कभी इनका व्यवहार आलोचना वाला हो जाता है, तो यहां यह स्वयं भी आलोचना का शिकार होते हैं, या इनके अधीनस्थ इनको पसंद नहीं करते इनके इसी व्यवहार की वजह से। लेकिन फिर भी यह अपने अधीन कार्य करने वालों को उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यह इनका विशेष गुण होता है। अब इनकी जो आदत है वह आदत इनकी नहीं जाती जल्दी, यानी टीका टिप्पणी करना, अपने अधीनस्थों को टोकना, रोकना। हाँ, इनका पर्पस सिखाने का होता है, लेकिन वह इसको गलत वे में भी ले सकते हैं। अब चूंकि वाक शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है और अपनी वाक शक्ति से यह किसी को भी मोहित कर सकते हैं, और वही वाक शक्ति कभी कभी इनके लिए मुसीबत बन जाती है और इन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों में डाल देती है। अगर सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, और मंगल हालांकि शुक्र का मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल और शुक्र की सामंजस्यता व्यक्ति को भोग देती है, और यहां तुला राशि वालों के लिए मंगल भोग का है। तो जब मंगल भोग का है तो इन राशि वालों को अक्सर
मेष राशि वालों से प्रेम होता है और यह मेष राशि की ओर इनका झुकाव भी अधिक रहेगा। हाँ, इनके जीवन साथी थोड़े से कठोर हो सकते हैं, थोड़े से उदासीन भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अक्सर इनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां दिखाई देती हैं। उसका कारण इनके संबंध होना भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ जीवन साथी की उदासीनता भी एक कारण होता है। अष्टम भाव का स्वामी स्वयं शुक्र है, लग्नेश ही अष्टम भाव का स्वामी है, तो जीवन में उतार चढ़ाव इन जातकों के जीवन में देखे जा सकते हैं। अष्टमेश भी लग्न का स्वामी शुक्र ही है, यानी कि लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह है, वह है शुक्र। तो इन जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव अधिक देखे जा सकते हैं और उतार चढ़ाव इन जातकों के जीवन में होते ही होते हैं। सदैव एक सा जीवन इनका नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, लेकिन इन जातकों में विशेष तौर पे यह बात देखी जा सकती है। अब इन जातकों को अगर देखा जाए तो रोग भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। अब चूंकि यहां शुक्र की ऊर्जा है, तो शुक्र की ऊर्जा से तंत्र मंत्र भी सीख सकते हैं, तंत्रों की ओर झुकाव भी हो सकता है। और जब हम बात करते हैं नवम भाव की, तो नवम भाव पिता का भाव है। पिता बड़े बुद्धिमान होते हैं, यह स्वयं भी बुद्धिमान होते हैं और धर्म के क्षेत्र में तर्क से धर्म को मानते हैं। यह धर्म को सीधा सीधा नहीं अपनाते हैं, यह तर्क इनके पास में होता है कि कुछ कारण तो हो धर्म को मानने का, तो यह धर्म को अपनाते तभी है। हाँ, दिखावटी तौर पर पूजा पाठ करने वाले हो सकते हैं, लेकिन धर्म को सही मायनों में यह तार्किक रूप से संतुष्ट होने के बाद यह मान लेते हैं। फिर दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी चंद्र है, तो चंद्र से यहां हम कला की बात कर सकते हैं और रचनात्मकता की बात कर सकते हैं। तो इन जातकों में कला, रचनात्मकता आपको दिखाई देगी ही देगी। और जब हम यहां कार्य व्यवसाय की बात करते हैं, तो हम जब चंद्र, मंगल और गुरु जब इस त्रिकोण को देखते हैं, तो यहां इनके कार्य व्यवसाय में शिक्षा भी हो सकती है, जल से संबंधित कार्य भी हो सकते हैं। और जल और मंगल, यानी कि हम दशम भाव के चंद्र की बात करें और मंगल की बात करें, तो चंद्र मंगल इन्हें सेना में भी ले जा सकता है, तो यह सेना में भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन चूंकि छठे भाव का स्वामी गुरु है, तो अधिकतर जातकों के जीवन में शिक्षा से संबंधित कार्य हो सकते हैं। अब हम 11वें भाव की बात करते हैं। तो 11वें भाव का स्वामी है सूर्य, और सूर्य यश का कारक है, ख्याति का कारक है, साथ ही साथ अहंकार का कारक है। तो यहां वृद्धि की बात अगर करें, तो सूर्य जिस घर में बैठा हुआ है वह वृद्धि का घर है। तो इन जातकों की यहां पर अहंकार में वृद्धि हो सकती है, यश में वृद्धि हो सकती है, ख्याति में वृद्धि हो सकती है। यह सब वृद्धियां हो सकती हैं, तो अहंकारी भी यह जातक हो सकते हैं। अंततः हम 12वें घर की बात करेंगे। तो 12वें घर का स्वामी है बुध। अब चूंकि यह नवम भाव का स्वामी भी है, 12वें भाव का स्वामी है, तो यहां से यात्रा की बात करते हैं, यहां से विदेश की बात करते हैं, तो इन जातकों का झुकाव भी हम विदेश की ओर देख सकते हैं। विदेश में जाने की भी बात कर सकते हैं, रहने की भी बात कर सकते हैं। हाँ, अगर कुंडली में चतुर्थ भाव से 12वें भाव का संबंध बनता दिखाई दे, तो अक्सर यह जातक विदेश में निवास करते हैं, यानी कि अपने जन्म स्थान से हजारों मील दूर। तो यह कुंडली की परिस्थितियां देखने के बाद आप समझ जाएंगे। अब यह जातक कुल मिला के अगर हम इसका विश्लेषण करें और सरल शब्दों में बोलें, तो आकर्षक होते हैं, वाक शक्ति अच्छी होती है, अहंकारी होते हैं, भोग विलास वैभव यह सब इनके जीवन में होता है, फिजूल खर्च भी इनके जीवन में होता है, खर्च अधिक करते हैं और अपने सुख सुविधाओं पर ज्यादा करते हैं, कामनाएं इनकी हमेशा अधिक होती हैं, शुक्र की ऊर्जा यहां अधिक पाई जाती है। इसलिए इन जातकों में आप कह सकते हैं, जैसे आप संबंधों की बात करते हैं, आप उसे अवैध संबंध भी कह सकते हैं, वैध संबंध भी कह सकते हैं, प्रेम संबंध भी कह सकते हैं, वह तुला राशि के जातकों में अधिकतर आपको दिखाई दे जाएगा।
इन जातकों के जीवन में हम संतुलन की बात देख सकते हैं। अधिकतर आप देखेंगे कि जातक जीवन को संतुलित करके चलने वाले होते हैं, हर चीज को तौलना है फिर बोलना है वाली कंडीशन होती है। यानी हर चीज में, हर बात में यह अपनी तौल को प्रथम रखते हैं। उसके बावजूद भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन तोलना है फिर बोलना है। लेकिन उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे। हाँ, इनके अंदर जो ज्ञान की ऊर्जा है, जो इनके अंदर वायु से ज्ञान को प्रसार करने की ऊर्जा है, वह इनकी कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की बात करते हैं, तो वह एक ऐसा मार्ग है जहां पर व्यक्ति जब बढ़ता है तो उसमें बाधाएं कम आती हैं। हाँ, अपने जीवन में बाधाएं बहुत आ सकती हैं। तो यह है तुला राशि, तुला लग्न के जातकों की बात हुई। और अधिक विशेष जो बातें होंगी वह जब हम कुंडली को विश्लेषित करना प्रारंभ करेंगे तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम जो भी फेरबदल होंगे वह अवश्य समझाएंगे। अंत में पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि विषय आपको पसंद आया हो, विषय में उपलब्ध जानकारी जो है आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगला पाठ हम लोग लेकर आ रहे हैं पंचम भाव का, यानी कि संतान भाव का, यानी कि ज्ञान भाव का, जहां हम पंचम भाव से संबंधित सभी पहलुओं को विस्तार से जानेंगे और किस प्रकार पंचम भाव किसी जातक के जीवन में महत्वपूर्ण होता है और उसके क्या कारकत्व होते हैं, यह सभी हम अगले पाठ में समझेंगे। तो अगले पाठ तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं